आईएनए ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आरएस चिकारा जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। ब्रिगेडियर आरएस चिकारा जी, आप सब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट की विधिवत स्थापना सन 2001 में हुई थी। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित थे, जबकि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री। उनका पूरा सहयोग और समर्थन मिला था इसकी स्थापना में। ट्रस्ट का उद्देश्य नेताजी की जो इतनी प्रेरक स्मृतियां हैं, विरासत है, उनका महान योगदान है, उससे आज और आने वाली पीढ़ियां परिचित हों, प्रेरित हों, यही प्रयास है इस ट्रस्ट का। इसके अध्यक्ष ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरएस चिकारा जी स्वागत संबोधन के साथ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्र की सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, नेताजी के परिवार के सदस्य, आज़ाद हिंद फौज के परिवारों के कुछ 100-200 सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित हैं। आज नेताजी सुभाष का 127वां वर्ष दिवस का उत्सव है। इस समय में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों का अभिनंदन करूं, आपका स्वागत करूं। हम सब की ओर से आप सबको राम राम और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ये ट्रस्ट जब काम शुरू कर रहा था तो उस वक़्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उनमें उनके कोई रुचि नहीं थी कि नेताजी का नाम या नेताजी का काम आप सब लोगों तक, देश के वासियों के तक पहुँचे। लेकिन 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के आगमन के साथ ही हमें बहुत उत्साह मिला और बहुत काम हुए। आप सबको विदित है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीपों के नाम बदले गए। नेताजी की लाइफ के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो फाइलें थी, उनको डिक्लासिफाई किया गया और 2018 में लाल किले के अंदर ही नेताजी का आईएनए का म्यूजियम बना। ये सब उपलब्धियां तो हैं, लेकिन जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए कर रहे हैं उनसे बिल्कुल साफ है कि एक ऐसा भारत जो नेताजी के स्वप्नों का भारत कहलाने के लायक हो, वो अब निर्माणाधीन है। मुझे पूरी आशा है कि ये नेताजी के स्वप्नों का भारत मोदी जी के करकमलों द्वारा संपन्न होगा। ट्रस्ट का पूरा योगदान इस चीज़ में है और हमारे पास कोई लगभग 1 लाख ऐसे नेताजी वॉलंटियर्स की टीम है जो इस काम को करने में अपना पूरा सहयोग दे सकेगी। इस अवसर पर आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। आभार ब्रिगेडियर आरएस चिकारा जी का। देव सज्जनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, देश को स्वतंत्र कराने का उनका संकल्प और सतत प्रयास, वे सब अद्वितीय हैं, अतुल्य हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली ने नेताजी के जीवन पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की है। इसके लेखक हैं श्री अतुल तिवारी।
इसमें रंगमंच के तत्वों के साथ साथ प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रयोग किया गया है, जो इसे बहुत ही प्रभावशाली बनाता है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की नाट्य प्रस्तुति नेताजी की अमर कहानी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वो वक्त बड़ा मतवाला था, वो काल बहुत जियाला था। उन भारत माँ के बच्चों ने पिया देश प्रेम का प्याला था। दिल्ली के इस लाल किले में जय नेताजी की छाई थी। उधर मुंबई में नौसैनिक युवकों ने क्रांति बचाई थी। इस दोहरी चोट से अंग्रेजी सरकार बहुत घबराई थी और वॉइस रॉय वेविल ने मीटिंग एक खास बुलाई थी। Lord Auchinleck, you've been the Commander-in-Chief of the British Indian Army for a long time. Now, help me answer a question from PM Clement Attlee. If there is another mass insurgence from Gandhi and his people, like in 1942, do you think the Indian Army will follow orders and put it down? I know from my long experience with Indian troops, sir, it is hard to know the feelings of the Indian soldiers. And, sir, today none of us know how the Indian ranks feel about the Indian National Army of Subhash Chandra Bose. Well. By the time I took over as Viceroy of India, this man had gone. But you have known this country for long. Tell me more about the Subhash Chandra Bose. He is if I may say, a maverick, sir. How shall I put it? कटक में जन्मा था एक बालक, कलकत्ते में पला बढ़ा। छोटी उम्र में ही वो बच्चा करने लगा था काम बड़ा। जगी हृदय में आध्यात्मिकता, जैसे ही कुछ हुआ बड़ा, सत्य खोजने जीवन का छोड़ के घर था वो चल पड़ा। हेमंत, गुरु और ईश्वर तो मुझे नहीं मिला, किंतु एक ज्ञान अवश्य मिल गया है। और वो क्या है? कितना गरीब बना दिया है हमारे देश को इन अंग्रेजों ने। कभी अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो चिड़िया उड़ना तो दूर, चलने के काबिल भी नहीं रह गई है। जब तक हमारे जैसे लोग देश के दीनहीन, पीड़ित, शोषित लोगों को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे, तब तक भारत माता का उद्धार नहीं होगा। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। अब से भारत माता को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराना ही मेरी पूजा अर्चना भक्ति होगी। मैं खुश हूं कि तुमने अपनी तरह से दुनिया को देखा और कुछ नया सीखा। अब अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो उन्हें समझना होगा, अंदर से, उनकी भाषा, उनके तरीके,
उनके झूठ फरेब सब समझने होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो और आईसीएस बनने लंदन जाओ। माता पिता के समझाने पर तैयार हुआ लंदन जाने। वहां पहुंचकर आईसीएस बन भारत अपने वापस आने। देश प्रेम पर जागा मन में, किसी तरह ना मन माने, प्रशासक बन भारत की सेवा होगी नहीं, था वो जाने। छोड़ अफसरी वापस लौटा, माना ना किसी के समझाने। बंबई उतर मिला बापू से, कलकत्ते में चितरंजन दास। नए जोश से जुड़ा स्वराज से, आती न गुलामी उसको रास। जेल गया दर्जनों बार वो, मन में लिए एक नूतन आस। देश निकाला 2 बार झेला, किंतु न डिगने दिया विश्वास। अंत में बना अध्यक्ष कांग्रेस का, युवजन का नेता था खास। वहां भी जब पाई जंजीरें, छोड़ के चल दिया अपना ताज। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं, पर वो वक्त शांति का था। आज जब सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तो अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर तुम्हारी ऐसी बातों के कारण ही कांग्रेस ने तुम पर जो बैन लगाया है, मैं उसके साथ हूं। प्रथम विश्व युद्ध में भी आपने अंग्रेजों की मदद की थी बापू। बदले में हमें क्या मिला? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए तो शिकंजा इतना कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का समय नहीं है बापू। अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप मुझे इस तरह अलग नहीं कर सकते। तुम अलग नहीं हो, मेरे ही बिगड़े बेटे हो सुभाष। अब जबकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है। बापू, आप ही ने कभी कहा था, अगर तुम अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूं सुभाष, किंतु अगर तुमने अपने तरीके से भारत को स्वतंत्र कर लिया तो देखना, सबसे पहले मैं ही तुम्हारी पीठ थपथपाने आऊंगा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ओझल हो सबकी आंखों से पहुंचा वो अफगानिस्तान। फिर चलकर जर्मनी गया वो, धरकर एक नई पहचान। यहां मैं महफूज जरूर हूं, पर यहां से भारत की आजादी का काम नहीं हो सकेगा। उसके लिए मुझे जर्मनी या रूस जैसे मजबूत देश जाना होगा। बिना पासपोर्ट के? अब तक रूस और जर्मनी के राजदूतों ने आपको न पासपोर्ट दिया है न वीजा। हमारे और भी दोस्त हैं भगत राम। पासपोर्ट। योर नेम सर? काउंट ऑर्लांडो मजोता फ्रॉम इटली। किंतु रूस में मिली विमुखता, झेल न सकता था इंसान। बिना रुके आगे चल दिया, पाना था देश का उसे सम्मान। जर्मनी में आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका था एक शेर निशान। प्रथम बार था गाया गया आजाद हिंद का राष्ट्रगान।
की बरखा बरसी भारत भागे जाना। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम। जय हो जय हो जय हो, द्वितीय विश्व युद्ध में लेकिन नेताजी को किया हल्कान, पनडुब्बी में चलकर मेडागास्कर पहुंचा वो इंसान। वहां उफनता सागर चीर नाव बदलना न था आसान, किंतु निडर नर कब डरते हैं, पहुंचा वीर वो अब जापान। आ गए है नाच जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए, सुभाष जी वो जान हिंद। सिंगापुर में नेताजी ने थामी आईएनए की कमान, आजाद हिंद सरकार बनाई, हिंद को दिया नया सम्मान। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाच जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए, सुभाष जी। आईएनए को संग लिए मैं अब तो दिल्ली और बढ़ूंगा, लाल किले पर चढ़े तिरंगा अब तभी मैं दम लूंगा। कोई जरूरत समराई सा अपने प्राणों की बलि दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे। बना के आजाद हिंद हुकूमत ब्रिटेन पे छेड़ी बड़ी लड़ाई, दुनिया भर के 9 मुल्कों से भारत को मान्यता भी दिलवाई। व्हाट सर? जनाना ब्रिगेड, औरतों की फौजी टुकड़ी, और क्या? ओह, मगर ऐसा तो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है सर। हुआ है। तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं सुना है क्या? या मंगलुरु की अब्बक्का का, या कित्तूर की चन्नम्मा का, या लखनऊ की बेगम हजरत महल का? जी सुना है। और मैं चाहता हूं डॉक्टर लक्ष्मी कि तुम आईएनए की महिला ब्रिगेड की कमान संभालो। पर नेताजी, औरतें जंग में क्या करेंगी? लड़ेंगी फ्रंट पर, और क्या? नेताजी, मैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में औरतों का काम देखती हूँ और साथ में अस्पताल भी चलाती हूँ। आप मुझे मेडिकल कोर का काम दे दीजिए, वो काम औरतों के लिए ठीक है। पर मेरा मानना है डॉक्टर लक्ष्मी कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। इस जंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन के काम नहीं चलेगा, तुम्हें जोन ऑफ आर्क बनना होगा। पर मुझे फौज के तौर तरीके कहाँ आते हैं सर? तो सीख जाओगी। तुम में वो हिम्मत और हौसला है कि तुम आईएनए की औरतों की ब्रिगेड को खड़ा कर सको, जिसका नाम होगा रानी झांसी ब्रिगेड। वैसे भी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनी पलटन खुद लक्ष्मी संभाले तो अच्छा होगा ना? जय हिंद सर। जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये नेताजी ने आगे बढ़ अंडमान पे भारत ध्वज फहराया, निकोबार को नाम स्वराज दे दी उसे नई एक काया। आईएनए ने मोएरोंग मणिपुर में तिरंगा था लहराया, इरावड़ी नद पोपा पर्वत मैंडले में शत्रु को चकराया। राष्ट्रपिता की दे उपाधि गांधी बापू का मान बढ़ाया। दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम, अपना हिंद बनाएंगे, फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है।
एक सा, शिथिल पड़ी जीतों की रवानी, पीछे हटने लगी हार के अपनी मित्र सेना जापानी। विश्व युद्ध में अणुबम ने ध्वस्त कर दी सारी कहानी। नेताजी की आईएनए ने झेली अनेकानेक नेताजी की आईएनए ने झेली अनेकानेक ही हानि, पर नेताजी सुभाष बोस ने हार अभी तक थी ना मानी। चले रूस की ओर जहाज से नई नीति थी। याद रखो साथियों, जापान जंग हारा है, हिंदुस्तान नहीं। मैं मंचूरिया के रास्ते सोवियत रूस जाऊंगा और भारत की आजादी की जंग जारी रखूंगा, मगर इस जहाज में सिर्फ एक और सीट हमें मिल सकती है। इसलिए मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हबीबुर रहमानी मेरे साथ जाएंगे। तो मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे लिख लो आबिद। यस सर। साथियों, आज परीक्षा की इस घड़ी में 38 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें जवाब के लिए हमारी तरफ टिकी हुई है। ऐसे वक्त में यह जरूरी है कि हम हिंदुस्तान की आजादी में अपने अकीदे को कमजोर ना पड़ने दें। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। हां, दिल्ली तक पहुंचने की राहें अनेक है। आजाद हिंद फौज के अमर जवानों का खून एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा। अब दुनिया में कोई ताकत नहीं जो भारत को गुलाम बना के रख सके। भारत आजाद होकर रहेगा और बहुत जल्द वो आजाद होगा। साथियों, हम जल्दी मिलेंगे एक आजाद हिंदुस्तान में और लाल किले पर अपना तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद। किंतु भाग में कुछ और लिखा था। ओझल हुआ वो हिंदुस्तानी, जीते जी ही लिखी सुभाष ने अपनी कहानी अपनी जुबानी। 3 हरफों में वो कह गए, इत्तेफाक, एहतमाद, कुर्बानी। Major General Shahnawaz Khan, Colonel Prem Sehgal और लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह धिल्लन, आप तीनों एक समय पर बरतानी फौज के सिपाही थे, पर फिर आपने अपने रेजिमेंट को धोखा देकर देश से गद्दारी की, किंग एम्परर से दगा करने का काम किया और तीनों पर अपने ही देश के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। मेजर जनरल खान एंड कर्नल सहगल, आप दोनों पर अपने ही फौजी सिपाहियों के कत्ल का भी इल्जाम साबित हुआ है। क्या आप तीनों को अपना जुर्म कबूल है? मैं नवंबर सन 1944 के आखिर तक आजाद हिंद फौज की आला कमान का मिलिट्री सेक्रेटरी था और कुछ अरसे तक असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ भी। दिसंबर के महीने में मुझे एक रेजिमेंट की कमान सौंपकर पोपा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। मैंने आजाद हिंद की आरजी हुकूमत की फौज की तरफ से अपने मुल्क को आजाद करने की जंग में हिस्सा लिया। जिनीवा कन्वेंशन के तमाम कानून को मानते हुए हमने ये जंग लड़ी और मैं इसे जुर्म नहीं मानता, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने पूरी कुव्वत और सलाहियत से अपने देश की सेवा की है। जय हिंद। सन 1943 की जुलाई में नेताजी से मुलाकात से पहले मेरा सियासी शऊर 0 के बराबर था। मेरी परवरिश एक ऐसे फौजी अफसर के तौर पर हुई थी जो अंग्रेजों के नजरिए से इंडिया को देखता था। मुझे सिखाया गया था कि जंग और स्पोर्ट्स के अलावा सब कुछ हेच है। और तब नेताजी सिंगापुर आए और मैंने उन्हें करीब से देखा। इससे पहले मैंने उनका नाम तक नहीं सुना था और ना ही उनके काम का इल्म था। उनकी तकरीरों का मुझ पर गहरा असर हुआ। एक अजीब जादू था उस शख्सियत में, एक अजीब कैफियत थी। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और पहली बार मैं हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तानी की नजरों से देख सका। यह फैसला मेरे लिए बड़ा मुश्किल था।
पर मैंने तय कर लिया कि मैं जिंदगी उन्हें अपना लीडर मानूंगा और नेताजी के पीछे पीछे चलूंगा। गर्ज की मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तरफ मेरा मुल्क था और दूसरी तरफ वो बादशाह जिसके नाम पर मैंने हलफ उठाया था। मैंने वतन परस्ती की राह अपनाई और नेताजी से वादा किया कि मैं वतन की राह पर कुर्बान होने को तैयार हूं। जय हिंद। मैंने अपने सारे वॉलंटियर से कह दिया था कि आजाद हिंद फौज में तभी शामिल होना अगर तुम्हें अपने मुल्क से प्यार हो और उसके लिए तुम हर तकलीफ उठाने को तैयार हो। मैं अफसर था, फिर भी कई बार मुझे 20-20, 30-30 घंटे बिना पानी की एक बूंद देखे रहना पड़ता था और खाली पेट 2-2, 3-3 दिन गुजारने पर मैं मजबूर था। अगर एक ब्रिगेड कमांडर को इतनी दुश्वारियां उठानी पड़ी तो सोचिए कि मेरे सिपाहियों को किन किन मुश्किलों से गुजरना होता होगा। मगर फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर हमने उन्हें जबरदस्ती भर्ती किया होता तो क्या यह सब मुमकिन था? मगर नहीं, हम सब अपनी मर्जी से पूरे होश और हवास में हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने, शहीद होने आए थे। जय हिंद। नेताजी की जय। आजाद हिंद फौज की जय। भारत माता की जय। नेताजी की जय। आजाद हिंद फौज की जय। भारत माता की जय। नेताजी की जय। आजाद हिंद फौज की जय। Sir, I got a discreet inquiry made and the report says because of the INA, the Indian troops have ceased to be reliable. Actually, they are almost likely to break into a revolt. And without the Indian troops, we will not be able to control the situation. If that happens, how will we be able to control the situation? Lord Wavell, perhaps it is not a question of if, but when, sir. And in that case, to regain control, sir, nothing short of an organized military campaign for the reconquest of India will be needed. Because such a revolt will not only be confined to India, but will spread to Indian troops deployed in Burma, Malaya, Java, and the Middle East. In short, you are telling me that I should inform London that because of this man, Subhash, we are no more capable to rule India anymore, and we will have to free India after almost 200 years of British rule? Yes, sir. वो व्यक्ति नहीं, इतिहास पुरुष था। देश पे होम दी उसने जवानी, बदला भारत भाग्य को उसने, हिम्मत थी उसकी चट्टानी। नेताजी सुभाष बोस की ना भूलेगा देश कहानी। कर्तव्य पथ पर करे नमन, जहां खड़ा है वो सेनानी। तू कौम पे लुटाए जा। देवियों सज्जनों, ये थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की नाट्य प्रस्तुति नेताजी की अमर कहानी। देवियों सज्जनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी और आजाद हिंद फौज का हिस्सा रहे लेफ्टिनेंट आर माधवन आज पराक्रम दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में यहां हम सबके बीच उपस्थित हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। 18 वर्ष की उम्र में सन 1943 में आप आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। आज आप 98 वर्ष के हैं।
मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे आईएनए वेटरन लेफ्टिनेंट आर माधवन को शॉल भेंट करके इस अवसर पर उनका अभिनंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन इस विभूति का नेताजी के सहयोगी आईएनए वेटरन लेफ्टिनेंट आर माधवन जी का। प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर भारत पर्व 2024 का शुभारंभ करने की भी कृपा करें। लाल किले में भारत आया, पूरा भारत यहीं समाया। अमृत काल में जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन इस संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रहा है। अपनी समृद्ध विरासत से लगातार प्रेरणा लेते हुए आज 140 करोड़ भारतवासी पूरी एकता और एकजुटता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इस विकास यात्रा को भारत पर्व ने गत वर्षों में एक नई ऊर्जा दी है। उत्साह से भरे रंगों के आयोजन भारत पर्व ने देश की विविधता और जीवंतता को, स्थानीय कला और खान पान को एक सशक्त मंच प्रदान किया है और फिर एक बार नई उमंग और उत्साह के साथ लाल किले पर लौट आया है। भारत पर्व 2024 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर भारत पर्व में दिखेंगी 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विकसित भारत की छवि और लोक संस्कृति को प्रस्तुत करती झांकियां। साथ ही होगी स्थानीय नृत्य और लोक संगीत की अनोखी जुगलबंदी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते भारत के कोने कोने से आए हस्तशिल्प के नायाब कारीगरों के होंगे बेहतरीन लोकल उत्पाद। इतना ही नहीं, देश भर के पकवानों से लगेगा राजधानी दिल्ली में स्वाद और जायके का तड़का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इस 9 दिवसीय महा उत्सव भारत पर्व का उद्घाटन। तो आइए भारत पर्व 2024 में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें, क्योंकि ये पर्व है भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू को दिल से महसूस करने का। ये पर्व है देश पर गर्व करने का। ये पर्व है विश्व पटल पर नित नई ऊंचाई छूते भारत के गौरव गान का। देवियों सज्जनों, आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, अजय भट्ट जी, ब्रिगेडियर आर.एस. चिकारा जी, INA वेटरन लेफ्टिनेंट आर. माधवन जी और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती पर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई। आजाद हिंद फौज के क्रांतिक वीरों के सामर्थ्य का साक्षी रहा ये लाल किला आज फिर नई ऊर्जा से जगमग उठा है। अमृतकाल के शुरुआती वर्ष पूरे देश में संकल्प से सिद्धि का उत्साह, ये पल वाकई अभूतपूर्व है। कल ही पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को, उन भावनाओं को पूरे विश्व ने, पूरी मानवता ने अनुभव किया है। और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया, गणतंत्र दिवस का महापर्व 23 जनवरी से बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी तक चलता है। गणतंत्र के इस महापर्व में अब 22 जनवरी का आस्था का भी महापर्व जुड़ गया है। जनवरी महीने के ये अंतिम कुछ दिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारे गणतंत्र और हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत प्रेरक बन रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां नेताजी के जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगी है। कलाकारों ने एक ही कैनवस पर नेताजी के जीवन को चित्रित भी किया है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी कलाकारों की सराहना करता हूं। कुछ देर पहले मेरी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत युवा साथियों से भी बातचीत हुई है। इतनी कम उम्र में उनका हौसला, उनका हुनर अचंभित करने वाला है। भारत की युवा शक्ति से जितनी बार मिलने का अवसर मुझे मिलता है, विकसित भारत का मेरा विश्वास उतना ही मजबूत होता है। देश की ऐसी समर्थ अमृत पीढ़ी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ा रोल मॉडल है। साथियों, आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पर्व में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का।
ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हम सब इस पर्व से जुड़कर देश की डायवर्सिटीज को सेलिब्रेट करें। मेरे परिवारजनों, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष होने पर मुझे इसी लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा है। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी ही थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। जब दुनिया में कुछ लोग भारत में लोकतंत्र के प्रति आशंकित थे, तब नेताजी ने उन्हें भारत के लोकतंत्र की उसके अतीत को याद दिलाया। नेताजी कहते थे कि डेमोक्रेसी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और भारत के अलग अलग स्थानों में सैकड़ों वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही है। आज जब भारत लोकतंत्र की जननी की अपनी पहचान पर गर्व करने लगा है, तो ये नेताजी के विचारों को भी मजबूत करता है। साथियों, नेताजी जानते थे कि गुलामी सिर्फ शासन की नहीं होती है, बल्कि विचार और व्यवहार की भी होती है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से तब की युवा पीढ़ी में इसको लेकर चेतना पैदा करने का प्रयास किया। अगर आज के भारत में नेताजी होते तो वे युवा भारत में आई नई चेतना से कितने आनंदित होते, इसकी कल्पना की जा सकती है। आज भारत का युवा अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी भारतीयता पर जिस प्रकार गर्व कर रहा है वह अभूतपूर्व है। हम किसी से कम नहीं, हमारा सामर्थ्य किसी से कम नहीं। ये आत्मविश्वास आज भारत के हर नौजवान में आया है। हम चांद पर वहां झंडा फहरा सकते हैं जहां कोई नहीं जा पाया। हम 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य की तरफ गति करके वहां पहुंचे हैं, जिसके लिए हर भारतीय गर्व करता है। सूर्य हो या समंदर की गहराई, हमारे लिए किसी भी रहस्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। हम दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक ताकतों में से एक बन सकते हैं। हमारे पास विश्व की चुनौतियों का समाधान देने का सामर्थ्य है। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास आज भारत के युवाओं में दिख रहा है। भारत के युवाओं में आई ये जागृति विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बन चुकी है। इसलिए आज भारत का युवा
पंच प्राणों को आत्मसात कर रहा है। इसलिए आज भारत का युवा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर काम कर रहा है। मेरे परिवारजनों, नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए एक प्रेरणा है। ये प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहे, कदम कदम पर रहे। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने निरंतर प्रयास किया है। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा को उचित स्थान दिया है। हमारा मकसद है कर्तव्य पथ पर आने वाले हर देशवासी को नेताजी का कर्तव्य के प्रति समर्पण याद रहे। जहां आजाद हिंद सरकार ने पहली बार तिरंगा फहराया, उस अंडमान निकोबार के द्वीपों को हमने नेताजी के नाम दिए। अब अंडमान के नेताजी के लिए समर्पित मेमोरियल का भी निर्माण किया जा रहा है। हमने लाल किले में ही नेताजी और आजाद हिंद फौज के योगदान के लिए समर्पित म्यूजियम बनाया है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार के रूप में पहली बार नेताजी के नाम से कोई राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया है। आजाद हिंदुस्तान में किसी सरकार ने आजाद हिंद फौज को समर्पित इतना काम नहीं किया जितना हमारी सरकार ने किया। और इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं। साथियों, नेताजी देश के सामने आने वाली चुनौतियों को भली भांति समझते थे, उनके प्रति सबको आगाह करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें भारत को महान बनाना है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव पर सशक्त होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उनके इस विचार पर ही कड़ा प्रहार किया गया। आजादी के बाद परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसी अनेक बुराइयां भारत के लोकतंत्र पर हावी होती रही। ये भी एक बड़ा कारण यहां रहा है कि भारत उस गति से विकसित नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया जिस गति से उसे करना चाहिए था। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अवसरों से वंचित था। वो आर्थिक और सामाजिक उत्थान के संसाधनों से दूर था। राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर, नीति निर्माण पर गिने चुने परिवारों का ही कब्जा रहा। इस स्थिति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो देश की युवा शक्ति और देश की नारी शक्ति को हुआ। युवाओं को कदम कदम पर भेदभाव करने वाली व्यवस्था से जूझना पड़ता था। महिलाओं को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। कोई भी देश ऐसी परिस्थितियों के साथ विकास नहीं कर सकता था और यही भारत के भी साथ हुआ। इसलिए 2014 में सरकार में आने के बाद हम सबका साथ सबका विकास की भावना से आगे बढ़े। आज 10 वर्षों में देश देख रहा है स्थितियां कैसे बदल रही है। नेताजी ने आजाद भारत के लिए जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है। आज गरीब से गरीब परिवार के बेटे बेटी को भी विश्वास है कि आगे बढ़ने के लिए उसके पास अवसरों की कमी नहीं है। आज देश की नारी शक्ति को भी विश्वास मिला है कि उसकी छोटे सी छोटी जरूरत के प्रति सरकार संवेदनशील है। बरसों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बन चुका है। मैं देश के हर युवा, हर बहन बेटी की कहूंगा कि अमृतकाल आपके लिए
पराक्रम दिखाने का अवसर लेकर आया है। आपके पास देश के राजनीतिक भविष्य के नवनिर्माण का बहुत बड़ा अवसर है। आप विकसित भारत की राजनीति को परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देश की राजनीति को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बुराइयों से हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। हमें राजनीति से भी इन बुराइयों को समाप्त करने का पराक्रम दिखाना ही होगा, इन्हें परास्त करना ही होगा। मेरे परिवारजनों, कल मैंने अयोध्या में कहा था कि राम काज से राष्ट्र काज में जुटने का समय है। ये राम भक्ति से राष्ट्र भक्ति के भाव को सशक्त करने का समय है। आज भारत के हर कदम, हर एक्शन पर दुनिया की नजर है। हम आज क्या करते हैं, हम क्या हासिल करते हैं, ये दुनिया उत्सुकता से जानना चाहती है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने। और ये लक्ष्य हमारी पहुंच से दूर नहीं है। बीते 10 वर्षों में हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन चुके हैं। बीते 10 वर्षों में पूरे देश के प्रयासों और प्रोत्साहन से करीब 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति की पहले कल्पना भी नहीं होती थी, भारत आज वो लक्ष्य हासिल कर रहा है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने सामरिक सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए भी एक नया रास्ता चुना है। लंबे समय तक रक्षा सुरक्षा जरूरतों के लिए भारत विदेशों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब हम इस स्थिति को बदल रहे हैं। हम भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। सैकड़ों ऐसे हथियार और उपकरण हैं जिनका इंपोर्ट देश की सेनाओं ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज पूरे देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में शामिल हो रहा है। साथियों, आज का भारत विश्व मित्र के रूप में पूरी दुनिया को जोड़ने में जुटा है। आज हम दुनिया की चुनौतियों के समाधान देने के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम दुनिया को युद्ध से शांति की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने हितों की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से तत्पर है। साथियों, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अमृतकाल के पल पल का राष्ट्र हित में उपयोग करना है। हमें परिश्रम करना है, हमें पराक्रम दिखाना है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। पराक्रम दिवस हमें हर वर्ष इस संकल्प की याद दिलाता रहेगा। एक बार फिर पूरे देश को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुण्य स्मरण करते हुए मैं आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके प्रेरक संबोधन के लिए। महोदय, आपकी प्रेरणा का ही यह परिणाम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को आज पूरा देश